चलिए हम लोग जब तक ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जब स्टूडेंट्स आ जाएंगे उसके बाद जो है मैं अपनी अटेंडेंस वगैरह ले लूँगा आप लोगों की, मगर हम लेक्चर स्टार्ट करें, ठीक है। अच्छा, आज जो है बेसिकली हमें जो करनी है वो हमें करनी है लैब नंबर 3, ठीक है। अच्छा, लैब नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले तो थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन ये देनी है कि काफ़ी हद तक मैंने, बल्कि तकरीबन सभी के जो लैब के प्रपोजल्स थे प्रोजेक्ट के, वो मैंने चेक कर लिए, ठीक है। आप लोगों की आईडी में या आप लोगों की क्लास में सिर्फ एक ही ग्रुप था और जिसको मैंने नोटिफाई कर दिया है कि उनको अपना प्रोजेक्ट चेंज करना है और उन्होंने भी रिस्पॉन्ड कर दिया, तो वेल एंड गुड है। सब बाकी सबके जो है प्रोजेक्ट्स मैंने चेक कर लिए, प्रपोजल्स, उस पर मैंने मार्किंग भी कर दी है, उस पर मैंने अपने कमेंट्स भी लिख दिए हैं। तो आप लोग प्लीज़ जाके जहाँ पर आपने अपने प्रपोजल सबमिट करवाए थे वहाँ पर जाके अपने प्रपोजल के मार्क्स एज वेल एज योर कमेंट्स जो मैंने आप लोगों को दिए वो आप लोग देख लें। उसके बाद जो भी अपना काम वगैरह है वो शुरू कर दें, ठीक है। एक बात याद रहे कि आप लोगों के प्रोजेक्ट्स जो है वो ब्रेड बोर्ड पर मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाला, वेरो बोर्ड पर आपको लोगों को प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को सोल्डरिंग वगैरह जो है वो आनी चाहिए। सोल्डरिंग अगर नहीं आ रही तो जब यूनिवर्सिटी खुल जाएगी तो उस वक्त आप लोग मेरी हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। आप लोग मुझे बुला के सोल्डरिंग वगैरह वगैरह में मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। बट ये है कि आप लोग इस चीज़ में डेडिकेशन शो करें और अपने प्रोजेक्ट्स को वेरो बोर्ड पर इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स आप लोगों के देखे, काफ़ी गुड चॉइसेस हैं आप लोगों की, आप लोगों ने काफ़ी मतलब ये है कि इंटेलेक्चुअल चॉइसेस जो हैं वो की हैं प्रोजेक्ट के हवाले से। सो इट इज़ वेल एंड गुड, ठीक है। काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हैं, काफ़ी इंटरमीडिएट लेवल के भी हैं, बट ये है कि आप लोगों की काफ़ी ये है कि इसमें इंटरेस्ट है, तो अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, ओके, ठीक है माहिन। चले अब मैं लेक्चर को अपना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आज की जो लैब है उसमें हम लोग डायोड के एप्लीकेशन सर्किट्स, कुछ एप्लीकेशंस होती हैं डायोड्स की, उसके बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे इन डिटेल, ठीक है। अगर प्रीवियस इस लैब को स्टार्ट करने से पहले कोशिश यही है कि थोड़ा सा प्रीवियस लैब को भी हम लोग, जो प्रीवियस लेक्चर था उसको हम थोड़ा सा रिव्यू कर लें, ताकि इस लैब को या इस लेक्चर को जब हम लोग पढ़ रहे हों तो हमें उसको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो मैं क्विकली बस ये कि प्रीवियस लेक्चर जो है उसको रिवाइज कराऊंगा, ताकि आप लोग जो है उसको क्विकली रिवाइज कर लें और अप टू डेट हो जाए, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने बेसिकली क्या पढ़ा, हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी कि भाई डायोड बेसिकली होता क्या है, ठीक है। डायोड के बारे में हमने ये पढ़ा कि इट इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड एन इंटीग्रेशन ऑफ अ पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल, ठीक है। पी टाइप सिलिकॉन और एन टाइप सिलिकॉन को जब मैंने आपस में इंटीग्रेट किया, आपस में मैंने ज्वाइन किया, तो द रिजल्टेंट डिवाइस इज कॉल्ड अ डायोड, ठीक है। डायोड का लफ्जी मायने है डायोड, डाई मीन्स टू, ओड मीन्स इलेक्ट्रोड। दिस मीन्स डायोड इज अ टू इलेक्ट्रोड या टू टर्मिनल डिवाइस। द टू इलेक्ट्रोड्स आर लेबल्ड एज एनोड and cathode respectively, where anode is the positive part of your diode and cathode is the negative part of your diode, ठीक है जी। इसी तरीके से डायोड के सिंबल्स भी आप लोगों के सामने जो है हम लोगों ने स्टडी किए थे। डायोड का सिंबल जो है वो उसमें एक ट्राइंगल होता है और एक वर्टिकल लाइन होती है। ट्राइंगल जो है that represents the positive part or the anode, whereas the vertical line represents the negative part or the cathode, ठीक है जी। जी, किसी ने हैंड रेस किया है, बोले जी, मोहम्मद अली बोले। अच्छा, ठीक है जी। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि भाई हमारे पास जो एक डायोड है, दिस इज नथिंग बट अ वेरी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन एंड कोलैबोरेशन ऑफ अ पी टाइप एंड एन एन टाइप मटेरियल, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो हमने बात पढ़ी कि जब हम लोग पी टाइप और एन टाइप को आपस में जोड़ते हैं तो मेरे पास ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एट द सर्फेसिस ऑफ देयर इंटीग्रेशन, जब मेरे पास पी टाइप और एन टाइप को हमने आपस में जोड़ा। अच्छा, पी टाइप के अंदर जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो होल्स हैं। होल्स आर बेसिकली रीजन्स दैट आर पॉजिटिवली चार्ज, वेयर एज एन टाइप के अंदर जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो मेरे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब पी टाइप और एन टाइप को आपस में आपने जोड़ा तो उसके सरफेस पर क्या होता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस अगर होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब ये है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स फ्रॉम अ रीजन वेयर दे आर इन हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है जी। तो हुआ क्या कि एन टाइप के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स उठ के पी टाइप की तरफ मूव कर गए, और जैसे ही एन टाइप
के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स उधर मूव किए, तो उनके मूवमेंट की वजह से पीछे वो क्या छोड़ गए, होल्स, और होल्स मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स तो ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज होते हैं। डिप्लीशन रीजन का नाम डिप्लीशन रीजन इसलिए होता है ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। दिस रीजन इज एक्चुअली डिप्लीटेड ऑफ चार्ज या डिप्राइव्ड ऑफ चार्ज। ऐसा रीजन जहां पर आपके पास इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस हो रहे हैं, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और एक न्यूट्रल रीजन जिसको हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं वो मेरे पास फॉर्म हो जाता है। ठीक है जी, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये सारी वही बातें हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई हमारे पास डायोड की अगर हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दो कंडीशंस होती है, एक मेरे पास होती है फॉरवर्ड बाइस और एक मेरे पास रिवर्स बाइस होती है। फॉरवर्ड बाइस की हमने बात की तो फॉरवर्ड बाइस का मतलब ये होता है कि फॉरवर्ड बाइस कनेक्शन का मतलब ये है कि आपने अपने एनोड टर्मिनल पर पॉजिटिव वोल्टेजेस दिए हुए और कैथोड पर नेगेटिव वोल्टेजेस दिए हुए, और जैसे ही मैंने 0.7 जो इसका बेसिकली बैरियर पोटेंशियल है, इसको मैंने जैसे ही ओवरकम किया, मेरे पास एकदम से इलेक्ट्रॉन्स या करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा। और जैसे ही मेरे पास करंट फ्लो करेगा, तो मैंने आप लोगों को इसको एक्सप्लेन किया था, 3 पॉइंट्स है मेरे पास ए बी। मेरे पास ए पॉइंट पर कोई कंडक्शन नहीं हो रही क्योंकि मेरे पास उस वक्त अप्लाइड वोल्टेज जीरो है। जब अप्लाइड वोल्टेज जीरो है तो ऑब्वियसली बात है कि मेरे पास जो डायोड है इट विल नेवर कंडक्ट। ठीक है, कोई बात कह रहा था, अटेंडेंस अभी मैं लेता हूँ, रुक जाए आप लोग, ठीक है, वेट करें। तो हम लोगों ने ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये हम लोगों ने स्टडी किए थे ए बी सी करके। हमने ये बात देखी कि जब मैं नी वोल्टेज को ओवरकम करूंगा, नी वोल्टेज क्या है 0.7 वोल्ट्स, तो मेरे पास करंट जो है वो एकदम से इंक्रीज करेगा और डायोड के थ्रू जो है वो करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त डायोड एज अ क्लोज पाथ एक्ट कर रहा होता है। प्रीवियसली जब वोल्टेज 0.7 वोल्ट से कम होता है तो डायोड एज अ ओपन पाथ एक्ट कर रहा होता है। डायोड बेसिकली दो स्टेट्स होती हैं, या तो ऑन होता है या ऑफ होता है। ऑफ का मतलब ये है कि ये पाथ ओपन है, कोई करंट फ्लो नहीं कर पा रहा। कंडक्शन का मतलब ये, ऑन का मतलब ये है कि द डायोड इज नाउ शॉर्ट। जब डायोड शॉर्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है इट विल अलाउ द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने प्रीवियसली फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस कंडीशन में देखे थे, और एक सर्किट मैंने आप लोगों को इन डिटेल जो है वो प्रोटियस पर इम्प्लीमेंट करवाया था, रिवर्स बाइस कंडीशन, फॉरवर्ड बाइस कंडीशन, और ये हम लोगों ने इस तरह के सर्किट्स जो है वो आप लोगों के साथ प्रोटियस पर मिलकर इम्प्लीमेंट किए थे। और इसके बाद आपका टास्क ये था कि आपको आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डायोड दी गई स्पेस, जो आपके लैब मैनुअल के अंदर स्पेस दी हुई थी, उसके अंदर आपको ये चीज़ प्लॉट करनी थी और आपको ये टेस्ट करना था कि जो चीज़ हमने थियोरेटिकली पढ़ी है क्या उसको हमने सर्किट्स के जरिए वेरीफाई किया। तो हम लोगों ने काफ़ी हद तक उस चीज़ को वेरीफाई कर लिया था इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन। ड्राइंग या जो भी स्केचिंग थी वो आपको खुद करनी थी घर पर। ठीक है जी, उसके बाद हम लोगों ने एक आखिरी चीज़ पढ़ी थी कि बैरियर पोटेंशियल और टेम्परेचर का क्या रिलेशनशिप है। तो ये भी हमने देख लिया कि व्हेन टेम्परेचर इज अबव द नॉर्मल रूम कंडीशन या अबव द नॉर्मल रूम टेम्परेचर, तो उस वक्त मेरे पास बैरियर पोटेंशियल स्टार्ट्स टू रिड्यूस। कम वोल्टेज पर डायोड की कंडक्शन जो है वो हो जाती है। क्यों? क्योंकि कंडक्शन का मतलब क्या होता है? कंडक्शन का मतलब ये होता है कि आपने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी और वो कंडक्शन बैंड में जम कर गए। क्योंकि अगर कोई चीज कंडक्ट कर रही है इसका मतलब ये है कि उसके कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए हैं? वैलेंस शेल से। आ रही बात समझ? और वैलेंस शेल और कंडक्शन बैंड के दरमियान क्या चीज होती है? एनर्जी गैप। जितना ज्यादा एनर्जी गैप होगा उतना मुश्किल से इलेक्ट्रॉन्स जम करेंगे, जितना एनर्जी गैप कम होगा उतना मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स बआसानी जो है वो जम कर सकते हैं और उतना कम बैरियर पोटेंशियल होगा। इसी वजह से हम लोगों ने ये बात एक और डिस्कस की थी एक्सक्यूज मी, कि जर्मेनियम बेस्ड डायोड्स ना यूज करने की क्या वजह होती है। जर्मेनियम बेस्ड डायोड्स जो होते हैं वो थर्मली एज कंपेयर टू सिलिकॉन बेस्ड डायोड्स अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल से मुराद ये है कि क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है जर्मेनियम का एज कंपेयर टू सिलिकॉन थोड़ा इनॉर्मस होता है, थोड़ा लार्ज होता है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो न्यूक्लियस से इतने स्ट्रांगली अटैच या स्ट्रांगली अट्रैक्टेड नहीं होते हैं और वो बआसानी जो है वो कंडक्शन बैंड में जंप कर सकते हैं। जबकि सिलिकॉन का स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्पैक्ट होता है, थोड़ा कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड होता है, जिस वजह से उसका जो बैरियर पोटेंशियल है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जर्मेनियम बेस्ड डायोड्स। यहाँ तक प्रीवियस लैब की बात हो गई, यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हैं। अब मैं नई चीज़ों की तरफ जा रहा हूँ जो उसकी एप्लीकेशंस है। यहाँ तक सबको क्लियर है बात?
एनीथिंग जो आपको कोई भी चीज़ ऐसी हो जो प्रीवियस लैब में आपको समझ नहीं आई हो, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं जो है आज की लैब की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा आज की लैब की तरफ बढ़ने से पहले मैं अटेंडेंस एक दफ़ा ले लूँगा आप लोगों की, ताकि आप लोग उससे बेफिक्र हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, अटेंडेंस आप लोगों की मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अटेंडेंस आप लोगों की एफी फॉल, एक मिनट, अटेंडेंस कहाँ चली गई आप लोगों की? हाँ ये भी ठीक है। तो आप लोग अपना बस ये कि आप, अच्छा ये वाली नहीं, ये नहीं है, आज हमारी थर्ड लैब है। ठीक है, सेकेंड लैब मैंने उस पर ली थी। ठीक है, अच्छा सादिया नासिर, Present, sir. Present, sir. हसनैन, प्रेजेंट सर। आमिर, यस सर। रमशा, रमशा का इन्होंने मुझे मैसेज कर दिया। ठीक है, माज बिन शफीक, अब्दुल वहाब, प्रेजेंट सर। दानियाल सिद्दीकी, दानियाल सिद्दीकी, मोइज अली, मोहम्मद अली, ये थे। प्रेजेंट सर। उसामा अफजल, उसामा अफजल, सुहाना, Present, सुहाना, sir. तंजील, Present, sir. मुश्तबा, मुश्तबा, फाहम, प्रेजेंट सर। राना अजहर, ये भी थे। Our best. Present. खुशबख्त, Present, sir. काशान, प्रेजेंट सर। सुमाइला, Yes, sir. माहीन, माहीन भी थी। अनीबा, Present, sir. जी जी ठीक है, अनीबा, Present, sir. Present, sir. जी जी ठीक है, ये आपकी अटेंडेंस हो गई। अच्छा मुझे कुछ आपसे बात ही करनी थी, काफ़ी बच्चों ने जो है ना प्रपोजल जमा नहीं करवाया, जिसमें कुछ नाम जो मुझे अभी नज़र आ रहे हैं, तो माज बिन शफीक ने नहीं जमा करवाया प्रपोजल, इसके अलावा मोइज अली मसरूर ने जमा नहीं करवाया प्रपोजल। तो प्रपोजल के सॉलिड 5 नंबर थे। ठीक है, आप लोगों ने प्रपोजल जमा कराया, मैंने एक्सेप्ट किया, मैं आपको 5 मार्क्स दे दूंगा। ठीक है, अच्छा सिर्फ एक ग्रुप का मसला है, ये आया था कि उन्होंने अपना प्रोजेक्ट जो मुझे सही नहीं लग रहा था, तो मैंने उनको कहा था कि रिप्लेस कर दें, बट उन्होंने भी जो है वो वक्त पे जमा करवाया था, तो मैं उनको भी नंबर दूंगा। वो मेरे ख्याल से राना राना वाला ग्रुप है, तो उनको भी नंबर दूंगा क्योंकि उन्होंने चीज़ वक्त पे जमा कराई थी। ठीक है, जिन लोगों ने प्रपोजल जमा नहीं करवाया, अब उनके लिए सेकंड पॉलिसी ये है कि अब उनको मैं आधे नंबर दूंगा। ठीक है, मैं उनको 2.5 मार्क्स दूंगा आउट ऑफ 5। वो भी एक सर्टन लिमिटेड टाइम है, वो मैं अनाउंस कर दूंगा जब तक जमा करवा सकता है। अगर उसके बाद भी जमा नहीं कराया तो 0। मुश्तबा इनायत वगैरह है, तो आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? मुश्तबा भी है और उसामा अफजल भी है। अच्छा उसके बाद कौन है? सादेन, प्रेजेंट सर। अनस, प्रेजेंट सर। मेहरान, मेहरान, सर इसकी लाइट का इशू है थोड़ा। तारिक, प्रेजेंट तारिक, सर। रामा बशीर, प्रेजेंट सर। ठीक है। तो प्रोजेक्ट के प्रपोजल्स का अब जो सेकंड डेडलाइन है वो मैं अनाउंस कर दूंगा, बट सेकंड डेडलाइन वालों को मार्क्स नहीं मिलेंगे फुल। जो फर्स्ट डेडलाइन थे उनको तो मैंने फुल मार्क्स दे दिया, 5 आउट ऑफ 5, बट जो सेकंड डेडलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं अब जो है उनको। सर जी जी बोले। सर मैंने अपना प्रपोजल जमा करवा दिया था, लेकिन वो सबमिट नहीं हुआ कौन कह रहा है? एलएमएस के ऊपर। कौन मोहम्मद बात? सादेन। लेट जमा कराया होगा ना? सर अच्छा लेट नहीं नहीं, नहीं, मैंने आपको आपको थोड़ा लगता मैसेज है, किया था। सही है, समझ गया। मैं आपसे क्लास के बाद बात करता हूँ, मैं आपकी क्लास के बाद बात करता हूँ आपसे। सादेन,
आपने जमा करवा दिया था, बट मेरे पास ओपन नहीं हो रहा हो, सर। तो मैं आपकी क्लास के बाद बात करूंगा आपसे, अच्छा। ठीक है? सर ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, बाकी लोगों की अटेंडेंस सब जो आएंगे फिर मैं एंड में लगाऊंगा क्लास, ठीक है? तो अब हम जो है वो अच्छा भाई, अब डायोड्स के बारे में हम लोगों ने इन डिटेल जो है अपनी लैब नंबर 2 के अंदर स्टडी कर लिया। उसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी परफॉर्मेंस इस तरीके से जो है वेरी कर रही है व्हेन द इनपुट वोल्टेज इज वेरिंग। इसके अलावा हम लोगों ने ये बात भी देखी कि उसके सीरीज में जो रजिस्टर लगा होता है दैट इज अ करंट लिमिटिंग रजिस्टर। जितना मैं रेजिस्टेंस इंक्रीज करूंगा उतना मेरा डायोड का फॉरवर्ड करंट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, और ये मैंने आपके सामने जो है वो परफॉर्म करके दिखाया था। बट अब जो है हमें डायोड की एप्लीकेशन सर्किट्स देखने हैं कि भाई डायोड की आखिर एप्लीकेशंस क्या हैं। अब इसकी तरफ जो है हम मूव करना जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहली एप्लीकेशन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि डायोड विल बी यूज्ड एज अ रेक्टिफायर। अच्छा भाई, अब व्हाट इज अ रेक्टिफायर और रेक्टिफिकेशन क्या होता है, ये थोड़ा सा हम इन डिटेल जो है अब डिस्कस करेंगे। अच्छा, डायोड की रेक्टिफायर पढ़ने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो मेरे पास जो वोल्टेज या करंट सिग्नल होता है ना, वोल्टेज या करंट सिग्नल दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? या तो मेरा वोल्टेज या करंट एसी होगा, या अगर मैं बात करूं कि दूसरी टाइप जो होती है वो ये होती है कि मेरे पास जो मेरा वोल्टेज और करंट है वो डीसी है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको अगर पेन पे ड्रॉ करके दिखाऊं कि एसी और डीसी में फर्क क्या है, तो अब हम ये देखते हैं। फर्स्ट करें, ये मेरा एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है? मैं पहले एक्स और वाई एक्सिस स्केच कर दूं। ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है? अच्छा, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है? जिसको मैं लेबल भी कर देता हूँ यहाँ पे कि ये जो है मेरा एक्स एक्सिस है, जबकि ये मेरा वाई एक्सिस, ठीक है जी? अच्छा, अगर मैं बात करूं, मेरे पास जो है वो चार क्वाड्रेंट्स होते हैं। आई बात समझ? मेरे पास क्या होते हैं? चार क्वाड्रेंट्स होते हैं। चार क्वाड्रेंट्स से मुराद ये है कि इस क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ मेरे पास एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। अगर मैं इस क्वाड्रेंट की बात करूं तो यहाँ मेरे पास एक्स तो पॉजिटिव है बट वाई क्या है? वाई मेरे पास नेगेटिव है। तो अभी मैं सिर्फ इन दो क्वाड्रेंट्स पे फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पर मेरे पास एक्स पॉजिटिव है बट वाई नेगेटिव है, ठीक है? जहां पर एक्स एक्सिस जो है वो आपके सिग्नल का टाइम एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? टाइम, ठीक है? टाइम की यूनिट्स होते हैं सेकंड्स। और ये मेरे पास जो है ये मेरे पास है वोल्टेज एक्सिस, और वोल्टेज मेरे पास क्या होता है? वोल्ट्स। आई बात समझ? इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस एक्सिस की बात करूं तो यहाँ पर मेरा टाइम भी पॉजिटिव है और वोल्टेज का मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव है। जबकि अगर मैं इस क्वाड्रेंट की बात करूं तो यहाँ पर मेरा टाइम भी पॉजिटिव है बट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड मेरा नेगेटिव है। तो अब मेरे पास पहला जो टाइप होता है सिग्नल का, उसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग सिग्नल या एसी सिग्नल। एसी सिग्नल का मतलब है कि ऐसा सिग्नल जिसको हम कहते हैं कि दिस इज बाइपोलर इन नेचर। बाइपोलर का मतलब ये है कि ये सिग्नल जो है ये डुअल पोलैरिटी है इसके अंदर। डुअल पोलैरिटी से मतलब ये है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस में भी जाएगा और नेगेटिव वाई एक्सिस में भी जा रहा होगा, ठीक है? अगर इसको मैं स्केच करूं तो इसकी ड्राइंग जो है कुछ इस तरीके से आएगी कि अगर फर्ज करो एक साइन वेव है मेरे पास, तो ये मेरे पास पॉजिटिव पार्ट आ गया, ये मेरे पास नेगेटिव पार्ट इसका, ठीक है जी? तो अब आपके पास क्या है? बेसिकली ये एक एसी सिग्नल है। एसी सिग्नल इसको क्यों कह रहे हैं, या ऑल्टरनेटिंग सिग्नल इसको क्यों कह रहे हैं? इसको ऑल्टरनेटिंग सिग्नल या बाइपोलर सिग्नल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें कि इसके अंदर पॉजिटिव पार्ट भी है और इसके अंदर नेगेटिव पार्ट भी है। आ रही समझ? अगर ये आपका ओरिजिन है तो ये सिग्नल ओरिजिन के ऊपर भी जा रहा है और ये सिग्नल ओरिजिन के नीचे भी आ रहा है। अच्छा, अब जो दूसरे टाइप का सिग्नल होता है उसको हम कहते हैं डीसी सिग्नल। डीसी सिग्नल हमेशा याद रखें कि ये डीसी सिग्नल जो होता है वो एक यूनिपोलर सिग्नल होता है। क्या होता है? यूनिपोलर। यूनिपोलर से मुराद ये है कि जो डीसी सिग्नल होगा
वो आया सिर्फ पॉजिटिव होगा या सिर्फ नेगेटिव होगा, उसके अंदर डुअल पोलैरिटी नहीं आ सकती। आधी बात समझ, एसी सिग्नल इज ऑलवेज अ बाइपोलर डुअल पोलैरिटी सिग्नल, whereas a DC signal is always a unipolar signal। आधी बात समझ। तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो सिग्नल की टाइप्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की जो नेचर होती है वो दो टाइप्स की होती है। या तो सिग्नल एसी सिग्नल होगा या मेरे पास सिग्नल क्या होगा, डीसी सिग्नल। अगर मैं डीसी सिग्नल को यहाँ पर प्लॉट करूं तो वो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, या तो वो इस तरीके से सिर्फ पॉजिटिव होगा, ठीक है जी, या वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव होगा। इट कैन नॉट हैव बोथ पोलैरिटीज एट द सेम इंस्टेंट। समझ आ रही बात? तो ये बेसिकली सबसे बड़ा फर्क है एसी और डीसी सिग्नल का। अच्छा, अब इन दोनों सिग्नल्स के मतलब ये कि अगर मेरे फर्ज करें मेरे पास एक नेचर का सिग्नल है तो मैं दूसरे सिग्नल तक बआसानी किसी सर्किट के जरिए जा सकता हूँ, ठीक है। इन सर्किट्स को हम कहते हैं एप्लीकेशन सर्किट्स। सारी बात समझ। अगर मुझे एसी सिग्नल को कन्वर्ट करना है डीसी सिग्नल में तो मेरे पास एक अलग एप्लीकेशन सर्किट होगा। वाइस वर्सा, अगर मेरे पास डीसी सिग्नल है और मुझे इसको कन्वर्ट करना है एसी सिग्नल के अंदर तो मेरे पास एक मुख्तलिफ एप्लीकेशन सर्किट होगा। बट इस पूरी बात का हम कह सकते हैं कि निचोड़ या सेंट्रल आइडिया ये है कि इन दोनों सर्किट्स या इन दोनों नेचर्स जो दोनों मैंने सिग्नल्स आपके सामने ड्रॉ किए, ये दोनों आपस में एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। इस बात का मतलब ये है कि अगर मेरे पास एसी सिग्नल मौजूद है, एक बाइपोलर सिग्नल मौजूद है, सो आई कैन इजीली कन्वर्ट इट इनटू अ यूनिपोलर और डीसी सिग्नल। और वाइस वर्सा, अगर मेरे पास डीसी सिग्नल मौजूद है so I have the required application circuit to convert that DC signal into a sine wave that is a bipolar signal। तो ये दोनों सिग्नल्स आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं। सारी बात समझ। They both can be easily convertible into each other using their specific application circuits। तो सबसे पहली एप्लीकेशन जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर का एक चीज याद रखें कि रेक्टिफिकेशन का मतलब या रेक्टिफिकेशन का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि आप एक बाइपोलर सिग्नल को कन्वर्ट करें एक यूनिपोलर सिग्नल के अंदर। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं तो एक रेक्टिफायर एक बाइपोलर या एसी सिग्नल को इनपुट पर लेता है और इसका आउटपुट जो आ रहा होता है वो एक यूनिपोलर या डीसी सिग्नल के शक्ल में आ रहा होता है। आ रही बात समझ? तो सिंपल अगर हम बात करें, द टर्म रेक्टिफिकेशन मींस टू कन्वर्ट करंट या वोल्टेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग नेचर इनटू अ करंट ऑफ डायरेक्ट नेचर। आधी बात समझ? तो ये बात अपने आप लोग जहन नशीन कर लें कि अगर आपके पास एसी वोल्टेजेस या एसी करंट्स हैं एंड यू रिक्वायर देम टू कन्वर्ट इट इनटू अ डीसी सिग्नल या डीसी करंट या डीसी वोल्टेज, देन अ रेक्टिफायर विल डू द जॉब। आधी बात समझ? एक रेक्टिफायर आपके लिए उस एसी सिग्नल को या बाइपोलर सिग्नल को यूनिपोलर सिग्नल के अंदर बआसानी कन्वर्ट कर सकता है। सही है। बट उस रेक्टिफायर के अंदर ऐसी क्या चीज मौजूद है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रही है? दैट इज नन अदर देन अ सिंपल डायोड। सारी बात समझ? डायोड बेसिकली एक ऐसी सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका बेसिक पर्पस तो हमने पढ़ा कि इट इज यूज्ड एज अ स्विच, but besides being used as a switch it can also function as a rectifier। सारी बात समझ? रेक्टिफायर का पर्पस क्या होता है? रेक्टिफायर का पर्पस ये होता है कि it will convert a signal of a bipolar nature into a signal of unipolar nature, या in other terms it will convert an AC signal into a DC signal। अब ये किस तरीके से सारा काम कर रहा होता है, किस तरीके से ये वर्क कर रहा होता है, इसकी एक एक चीज मैं आप लोगों को समझाऊंगा, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी नीचे अगर आप देखें इसमें एक लाइन लिखी हुई है, इट इज टिपिकली यूज इन पावर सप्लाई। अच्छा, आप लोगों में से किसी एक स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट का प्रपोजल भी पावर सप्लाई जमा करवाया, तो बहुत अच्छी बात है कि वो पावर सप्लाई पे काम करेंगे। पावर सप्लाई क्या होती है? ठीक है, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। पावर सप्लाई का मकसद ये होता है
कि अगर आपके पास ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहां पर आपको सिर्फ डीसी वोल्टेजेस की रिक्वायरमेंट है और आपके पास जो घरों में जो आपकी सॉकेट्स में जो वोल्टेज आ रहा है वो एसी है, बट आप वो एसी वोल्टेज यूज नहीं कर सकते। जिस तरीके से अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर आपको मोबाइल चार्ज करना है, सारी बात समझ, अगर मोबाइल चार्ज करना होता है तो मोबाइल चार्जर्स की क्या रेटिंग होती है भाई, या तो 5 वोल्ट्स के होंगे या 4 वोल्ट्स के होंगे या 8 वोल्ट्स के होंगे। कभी ऐसा नहीं लिखा कि ये 220 वोल्ट्स का है। क्यों? क्योंकि मोबाइल चार्जर जो होते हैं वो डीसी वोल्टेजेस से मोबाइल को चार्ज कर रहे होते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं, मेरे सॉकेट में तो एसी वोल्टेज आ रहा है, बट मोबाइल चार्जर के अंदर ये पूरी की पूरी एक रेक्टिफिकेशन या एक पूरे की पूरी पावर सप्लाई का सर्किट जो है वो इंस्टॉल्ड है, जो कि क्या कर रहा है, जो कि एसी वोल्टेज इनपुट पर ले रहा है और आउटपुट पर डीसी वोल्टेज सप्लाई कर रहा है। सारी बात समझ, ताकि आप उस डीसी वोल्टेज से अपनी जो मुख्तलिफ एप्लीकेशन है उनको आप चार्ज कर सकें। पावर बैंक डिफरेंट होता है, पावर बैंक के अंदर तो होती ही बैटरीज है, पावर और बैटरी से डीसी सप्लाई दे रही होती है। सो अ पावर बैंक इज डिफरेंट फ्रॉम अ मोबाइल चार्जर, क्योंकि मोबाइल चार्जर तो आपका एसी को डीसी में कन्वर्ट करके देन आपके मोबाइल को चार्ज कर रहा है, बट अब पावर बैंक इज अ डिफरेंट एप्लीकेशन। पावर बैंक तो होती ही बैटरीज है और बैटरीज आपको डीसी वोल्टेज ही दे रही होती है। आ रही बात समझ? तो ये बेसिकली अगर हम बात करें रेक्टिफिकेशन का, तो इस तरीके से काम कर रहे होते हैं। ये क्लियर है रेक्टिफिकेशन की, रेक्टिफायर क्या होता है और इसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे होते हैं। अब ये वेव फॉर्म्स में कंफ्यूज मत हो, मैं वेव फॉर्म्स आपको सारी की सारी समझाऊंगा कि किस तरीके से काम कर रही है, क्या हो रहा है इसमें, इसमें और इसमें क्या फर्क है और इसमें क्या फर्क है, अभी हम ये सब सारी चीजें समझेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब रेक्टिफायर की अगर हम बात करें तो रेक्टिफायर मेरे पास दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है मेरे पास हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा मेरे पास कौन सा होता है, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, हाफ वेव में और फुल वेव में क्या फर्क है ये भी अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें फुल वेव रेक्टिफायर की, तो फुल वेव की मेरे पास दो टाइप्स होती है। एक मेरे पास होती है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर और इसके अलावा एक होती है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो फिक्र नहीं करें, ये तीनों कॉन्फ़िगरेशंस हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप और फुल वेव ये आज की लैब में हम स्टडी करेंगे, तो आपको एक एक चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब आ जाएं लेफ्ट हैंड पे, आपको एक डायग्राम गिवन है। इसमें ये कह रहा है कि आपके पास इनपुट, ये फर्स्ट करें एक रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर के इनपुट पर तो आपने सप्लाई की एसी वेव। एसी वेव के क्या पहचान है, एसी वेव की पहचान अगर मैं देखूं तो मेरे पास अगर ये ओरिजिन है तो ओरिजिन के ऊपर भी जा रहा है, मतलब ये कि पॉजिटिव एक्स हाफ साइकिल भी है और नेगेटिव हाफ साइकिल। हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब ये है कि या तो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर कंडक्शन हो रही होगी या सिर्फ नेगेटिव हाफ साइकिल में हो रही होगी, दोनों साइकिल्स में कंडक्शन नहीं हो रही होगी। समझ आ रही बात? दोनों साइकिल्स में कंडक्शन नहीं हो रही होगी। अच्छा, पहले मैं आपको हाफ वेव रेक्टिफायर जो है एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में फुल वेव की तरफ जाऊंगा। अच्छा, इसको अभी हम देख छोड़ते हैं। ये अगर आप देखें तो आपके सामने जो है ये कुछ सर्किट जो है मैंने यहाँ पर जो है वो रखे हुए हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास है हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट्स। समझ आ रही है? अभी समझाता हूँ। अगर गौर से देखें, ये मेरे पास एरो अगर नजर आ रही है, ये मेरे पास मेरी इनपुट साइन वेव या इनपुट मेरे पास वोल्टेज की वेव है, जिसका जो नेचर है वो ऑल्टरनेटिव। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये है, ये डायोड D1 मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है, क्या ये फॉरवर्ड बायस में है या ये रिवर्स बायस में? जी, कौन जवाब देगा इसका? फॉरवर्ड। वेरी गुड। ये डायोड इस वक्त फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है। फॉरवर्ड बायस से मुराद ये है, अगर हम गौर से देखें तो मेरे पास एसी वोल्टेज या अल्टरनेटिंग वोल्टेज के अंदर दो साइकिल्स होती हैं। एक होती है पॉजिटिव हाफ साइकिल, द सेकंड वन इज नेगेटिव हाफ साइकिल। सारी बात समझ? तो होगा क्या, अच्छा एक और चीज, अगर डायोड को अगर आपको कंडक्ट करवाना है और डायोड क्या मतलब ये कि अगर हम चाह रहे हैं इस सर्किट में करंट फ्लो करे, तो ऑब्वियस ही बात है कि 0.7 वोल्ट से ऊपर हमें वोल्टेज देना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इसको जो पॉजिटिव हाफ साइकिल थी उसमें फर्स्ट करो मैंने इसको दिया 10 वोल्ट। ठीक है, और नेगेटिव हाफ साइकिल में मैंने कितना दिया, -10 वोल्ट। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं आपको चाह रहा हूँ कि मैं आपको पेंट के जरिए समझाऊं, तो ताकि
इसको जरा बेहतर समझ आया आपको। अच्छा, इसको अगर हम देखें, एक मिनट, इसको जो है मैं रिमूव करता हूँ। बल्कि मैं इसको नया ले, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ किस तरीके से काम करे। मैं पहले यहाँ पर बनाता हूँ एक डायोड, ठीक है। ये आपका, ये बन गया आपका डायोड, ठीक है जी। डायोड का ये है पॉजिटिव पार्ट, और ये है इसका नेगेटिव पार्ट, ठीक है। या एनोड और कैथोड भी कह सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर, अच्छा, क्योंकि इसका ड्रॉप कितना होता है, इसका ड्रॉप होता है 0.7 वोल्ट्स, ठीक है। 0.7 वोल्ट से ऊपर दूंगा, डायोड के अंदर कंडक्शन शुरू हो जाएगी, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। आ रही बात समझ? अच्छा, मैंने क्या किया, इसके इनपुट पर मैंने, जी कुछ कुछ कह रहे हैं, अच्छा, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक साइन वेव ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसकी मैं ये कहता हूँ कि जो पीक वैल्यू है ना, या इसका जो एम्पलीट्यूड है, क्या इसका जो एम्पलीट्यूड है, उसको मैंने लेबल कर दिया वी पीक से। किससे लेबल कर दिया? वी पीक। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर वी पीक की वैल्यू 0.7 वोल्ट से कम होगी, अच्छा, ये वी पीक इधर भी है और ये वी पीक इधर भी है, बट ये नेगेटिव साइड पे, क्लियर है? ये है माइनस वी पीक, क्या है? माइनस वी, क्लियर है? अब मुझे आपसे, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर वी पीक की वैल्यू पॉजिटिव हाफ साइकिल में 0.7 वोल्ट से कम है, तो क्या मेरा डायोड कंडक्ट करेगा? नहीं। नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे डायोड को कंडक्ट करवाना है तो वी पीक मस्ट बी ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट। आ रही बात समझ? अच्छा, और दूसरा सवाल ये है कि अगर माइनस वी पीक की बात करूं, तो अगर माइनस या नेगेटिव वोल्टेज में इस डायोड को दूंगा, चाहे उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, क्या तब ये डायोड कंडक्ट करेगा? हम्म जब पॉजिटिव वोल्टेज दिया तो पॉजिटिव वोल्टेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि उसको 0.7 वोल्ट से ऊपर होना था, बट मैं ये अभी बात कर रहा हूँ नेगेटिव वीपी की। नेगेटिव वीपी का एम्पलीट्यूड मैं कुछ भी दे दूं, क्या मेरा डायोड कंडक्ट करेगा? जी जवाब दें इसका। बिल्कुल, ये डायोड कंडक्ट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जब आपने नेगेटिव वोल्टेजेस इसको दिए
तो क्या होगा, डायोड हो गया रिवर्स बाइस। तो रिवर्स बाइस कंडीशन में जब तक एवलांच ब्रेकडाउन नहीं आएगा आपका डायोड कभी भी कंडक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं इस चीज को देखते हुए आउटपुट की वेवफॉर्म ड्रॉ करना चाहूं तो आउटपुट की वेवफॉर्म अब आपको गौर से देखनी है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आई और 0.7 वोल्ट से ऊपर है तो डायोड कंडक्ट कर रहा है, उस वक्त मेरा आउटपुट। अच्छा, एक और चीज ये कि इसको अगर मैं आपको इधर से समझाऊं, जरा एक मिनट रुको, रोटी से समझाऊं तो उससे जरा बेहतर समझ आएगा। डायग्राम से तो समझ आएगा ही आएगा, बट इससे ज्यादा बेहतर समझ आएगा। ठीक है, ये वही सर्किट है जो हमने प्रीवियसली बनाया था। ठीक है, अच्छा इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको भी 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 डिलीट करता हूँ। यहाँ पर मैं लाता हूँ एक साइन वेव। सही है जी, साइन वोल्टेज चाहिए मुझे। ठीक है, तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट किया, इसको मैंने ग्राउंड किया और इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी, अब गौर से देखना है, मैंने यहाँ से लिया एक ऑसिलोस्कोप। एक मैंने कनेक्ट किया इनपुट पर। अच्छा, जो जो आउटपुट की मैं बात कर रहा हूँ, आउटपुट वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, वो आउटपुट वोल्टेज में अक्रॉस डायोड देखूंगा या अक्रॉस रेजिस्टर देखूंगा? हम्म, आप लोग आज जो है थोड़ा मुझे एक्टिव नहीं लग रहे, क्लास में जवाब नहीं दे रहे आप लोग। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। तो आप लोग जवाब नहीं दे। जो आउटपुट वोल्टेज है वो कहाँ देखूंगा, अक्रॉस डायोड या अक्रॉस रेजिस्टर? हम्म, डायोड सर। नहीं, अक्रॉस द डायोड नहीं देखेंगे, अक्रॉस द रेजिस्टर देखेंगे। क्यों, अभी हम देखते हैं। एक में कनेक्ट करता हूँ अक्रॉस द डायोड, दूसरा मैं कनेक्ट करता हूँ अक्रॉस द रेजिस्टर जो कि आउटपुट रेजिस्टर है। इसको मैं फ्रीक्वेंसी मैंने देखी, एक मिनट रुके। अच्छा, अब अगर गौर से देखो तो चैनल ए इज माय इनपुट, चैनल बी इज अक्रॉस दिस डायोड एंड चैनल सी इज माय आउटपुट। आ रहे ना सर? सही है। अब इसमें हो ये रहा है, अब गौर से देखेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इसको बड़ा करता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ। ठीक है जी, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। अब गौर से देखें, ये आपकी साइन वेव है इनपुट पर। हो क्या रहा है, जब साइन वेव का पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है तो उस वक्त डायोड मेरे पास कंडक्ट कर रहा है। डायोड जब कंडक्ट कर रहा होगा तो डायोड एज अ क्लोज पाथ एक्ट करता है, बट क्लोज पाथ प्योर क्लोज पाथ नहीं होता, एक बैटरी की तरह एक्ट करता है जिसकी वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, 0.7 वोल्ट। अगर मैं फर्ज करूं मैंने यहाँ पर आपके सामने एम्पलीट्यूड दिया 10 वोल्ट, 0.7 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हुआ तो आउटपुट पे कितना वोल्टेज आ रहा होगा? आउटपुट पर कितना वोल्टेज आ रहा होगा इस वक्त? 9.3। 9.3। ठीक है, अब इस चीज को हम वेरीफाई करते हैं कि भाई क्या मेरे पास 9.3 आ रहा है। अच्छा, इसको मैंने एक को लिया तकरीबन,
एक कर्सर यहाँ रखा, ठीक है जी, एक कर्सर रखा मैंने यहाँ पर। और से देखो तो ये पिंक वाला है, एक है 6.5 वोल्ट, दूसरा है मेरे पास -2.7 वोल्ट। 6.5 को मैंने जब ऐड किया 2.7 में, 6.5 प्लस 2.7 कितना आ रहा है मेरे पास? आ रही बात समझ? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरे पास एसी सिग्नल का पॉजिटिव हाफ साइकिल आया जो कि इसके बैरियर पोटेंशियल से ऊपर था, तो इस डायोड ने एज अ बैटरी ये एक्ट किया और बैटरी 0.7 का ड्रॉप हुआ, 10 माइनस 0.7, तो आगे लोड पे कितना चला गया? 9.3 या 9.2 वोल्ट। अब आ जाए नेगेटिव हाफ साइकिल में। जब साइन वेव की नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, डायोड ने कंडक्ट नहीं करना। डायोड जब कंडक्ट नहीं करता तो एज अ ओपन पार्ट एक्ट करता है। ओपन पाथ के अंदर करंट तो जीरो होता है, बट वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है? बोलो। ओपन पाथ के अंदर करंट इज जीरो, बट व्हाट इज द वोल्टेज? मैक्सिमम। कितना मैक्सिमम कह रही है ना? मैक्सिमम। जी। अब होगा क्या कि जब ये ओपन पाथ एक्ट कर रहा है और सारा का सारा वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो गया जो मैंने सप्लाई से दिया था, तो क्या यहाँ पर कोई वोल्टेज आगे लोड पर जाएगा? जवाब दो। नहीं सर, आगे जब ओपन होगा तो आगे कैसे जाएगा? बिल्कुल। तो इसका क्या मतलब है कि जब मैंने डायोड को इस कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट किया कि जब डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड है, आउटपुट पर एक लोड रजिस्टर लगा हुआ है, इनपुट पर मेरे पास एक साइन वेव आ रही है और जिसका एम्पलीट्यूड या पीक इस डायोड के बैरियर पोटेंशियल से कई गुना ज्यादा है। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड होगा। जब डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड होता है तो 0.7 वोल्ट का ड्रॉप देगा। इनपुट का पीक -0.7 वोल्ट, क्योंकि सिंपल सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइडर रूल लगता है। वोल्टेज डिवाइडर का मतलब ये है कि अगर मेरे पास दो डिवाइसेस हैं तो दोनों पर वोल्टेज डिवाइड होगा सीरीज सर्किट में। तो अगर मेरे पास डायोड के अक्रॉस 0.7 का ड्रॉप हो रहा है तो इनपुट पर 10 वोल्ट है, तो आगे कितना जा रहा होगा? 9.3 वोल्ट। सही है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के वक्त मेरे पास 9.3 वोल्ट की इस तरीके से पीक आ गई। नेगेटिव हाफ साइकिल जब आएगी इस एसी वेव की, डायोड हो गया रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस पर डायोड कभी भी कंडक्ट नहीं करता, एज अ ओपन पाथ एक्ट करता है। ओपन पाथ जब भी डायोड होगा तो उस वक्त मेरे पास यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होगा। सारा का सारा वोल्टेज जब यहाँ ड्रॉप हो गया तो आगे कुछ वोल्टेज जाएगा ही नहीं, क्योंकि सिंपल किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ा है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ का अंदाजा है कि वो क्या होता है? सर जी पढ़ा है, पढ़ा होगा लाजमी एलसीए में। सर पढ़ा है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये कहता है कि वोल्टेज इन अ सिंगल लूप इज जीरो। ठीक है। एक सिंपल लूप की हम बात करें, सिंगल लूप की, तो सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस विल बी 0 वोल्ट। या दूसरी टर्म्स में अगर मैं बात करूं, वोल्टेज राइज बराबर होता है वोल्टेज ड्रॉप के। तो जितना आपने 10 वोल्ट इनपुट से दिया है ना, वो आगे जाके आपस में डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पर 0.7 था तो यहाँ पर 9.3 था। बट अगर यहाँ पर सारा का सारा इनपुट का वोल्टेज ड्रॉप हो गया, 10 वोल्ट का 10 का 10 यहाँ ड्रॉप हो गया, तो आगे क्या खाक जाएगा? आगे 0 वोल्ट जाएगा। तभी नेगेटिव हाफ साइकिल में कोई कंडक्शन नहीं हो रही होती। आ रही बात समझ? दिस सर्किट ये रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो अभी जो हमने अभी अरेंजमेंट पढ़ी है सर्किट की, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि हाफ वेव रेक्टिफायर किस तरीके से काम करता है। ठीक है। बट हाफ वेव रेक्टिफायर की टेक्निकल टर्म्स की तरफ बढ़ने से पहले मैंने स्टार्ट किया कि भाई हमारे पास दो टाइप के सिग्नल्स होते हैं। एसी सिग्नल जो कि बाइपोलर सिग्नल होता है, एंड डीसी सिग्नल जो मेरे पास यूनिपोलर सिग्नल होता है। बाइपोलर मींस डुअल पोलैरिटी, पॉजिटिव पार्ट एज वेल एज नेगेटिव पार्ट। यूनिपोलर मींस सिंगल पोलैरिटी, आइदर पॉजिटिव पार्ट या आइदर नेगेटिव पार्ट बट नॉट बोथ। तो अभी हम बात कर रहे हैं एक सिंपल हाफ वेव रेक्टिफायर जो कि एक सिंगल डायोड के जरिए बनता है।
ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, एक डायोड लगाया, उसके सीरीज में एक रेजिस्टर लगाया, और इस डायोड को बाइस करने के लिए, बाइस का मतलब ये क्या होता है, बाइस का मतलब ये कि किसी भी चीज को वोल्टेज देना, डायोड को बाइस करने के लिए हमने यहाँ पर एक एसी वोल्टेज सोर्स यूज करना। आ रही बात समझ? अगर इसको आप डबल क्लिक करें तो मैंने क्या किया, इसका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, वी पीक, वी पीक और एम्पलीट्यूड दो सेम ही टर्म्स है, उसको मैंने रखा 10 वोल्ट्स और फ्रीक्वेंसी कितनी रखी, 50 हर्ट्ज। सही है, इसको मैंने कर दिया ओके। अब डायोड का बैरियर पोटेंशियल कितना होता है, 0.7 वोल्ट्स। डायोड को अगर मुझे कंडक्ट करवाना है, एज अ क्लोज पाथ एक्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 0.7 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज देना पड़ेगा, और क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइस में तो पॉजिटिव वोल्टेज देना पड़ेगा, नॉट नेगेटिव वोल्टेज। तो हुआ क्या, अब मैं इसको अब थोड़ा सा इससे समझाता हूँ आपको। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रही है, ठीक है, इस साइन वेव की दो हाफ साइकिल्स हैं, एक है पॉजिटिव हाफ साइकिल, दूसरी है नेगेटिव हाफ साइकिल। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आई तो उस वक्त मेरा डायोड जो है, क्योंकि 0.7 वोल्ट तो मैंने ओवरकम कर लिए, तो ये डायोड एज अ क्लोज पाथ आइडियली एक्ट करता है, बट रियल कंडीशन में क्लोज पाथ नहीं होता। एक बैटरी होती है जो कि 0.7 वोल्ट्स ऐड करती है। अगर आपको याद हो तो मैंने प्रीवियस आपको अगर लेक्चर के अंदर इसको ड्रॉ भी करके बताया था कि होगा क्या। फर्ज करें, मैं आपको वापस बना के दिखाता हूँ। देखें, बैटरी को आपस में हमें ऐड करना है ना, ये बैटरी का ये जो मेन सोर्स है, ये इसका पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है। अच्छा, ये है इसका नेगेटिव पार्ट, ठीक है। अच्छा, हमने कहा कि ये आपके पास है +10 वोल्ट, कितनी है, हमने कहा कि ये है +10 वोल्ट। अब जब फॉरवर्ड बाइट्स कंडीशन आई और डायोड क्लोज पाथ भी, क्लोज पाथ तो बन रहा है, बट रियल कंडीशंस में जो वो एक कंप्लीट क्लोज पाथ नहीं होता, बेसिकली एज अ बैटरी एक्ट करता है, ठीक है। तो डायोड क्योंकि फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में था, तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई ये कुछ इस तरीके से होगा, डायोड का पॉजिटिव ये ना, ठीक है जी, नेगेटिव ये रहा इसका, इसका ड्रॉप कितना था, इसका ड्रॉप है 0.7 वोल्ट्स, और ये आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है सीरीज में। कैसे कनेक्टेड है, ऐसे यूं और फिर यूं, ठीक है। अब जब आप दो बैटरीज को आपस में, जब दो बैटरीज को आपस में ऐड करते हैं, तो बैटरीज की पोलैरिटी जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर यहाँ पर ये +10 वोल्ट्स है, तो अगर मुझे इसको कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिवली ऐड करना है, वो देखना पड़ेगा। अब क्योंकि इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है, तो ये आपस में ऐड नहीं होंगे, ये आपस में माइनस होंगे। तो 10 माइनस 0.7 9.3 वोल्ट्स, वो 9.3 वोल्ट्स आगे जाके ड्रॉप हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर इस तरीके से नजर आ रहा है। आ रही बात समझ? और एक मिनट रुकिएगा, जी बोले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बोलो यार, मैं अभी सर क्लास ले रहा हूँ, उसके बाद आऊँगा। बस ठीक है, तो तुम देख लो जो भी काम वाम। सही है। तो हुआ क्या कि जब मेरे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रही है, डायोड मेरे पास फॉरवर्ड बाइस हो रहा है, फॉरवर्ड बाइस होने की वजह से ये एज अ रियल कंडीशन में ये क्लोज पाथ नहीं होता। आइडियली में हम कह सकते हैं भाई क्लोज पाथ है, बट रियल में ये 0.7 वोल्ट्स की बैटरी की तरह एक्ट करता है। अगर 10 वोल्ट्स में दे रहा हूँ, यहाँ पर 0.7 वोल्ट्स यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, तो 10 में से जब 0.7 बचा तो कितना बचा, 9.3 वोल्ट्स। तो जाहिर सी बात है कि वो बकिया वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रहा होगा।
जब नेगेटिव हाफ साइकिल आ रही है तो ये डायोड रिवर्स बाइस हो गया। रिवर्स बाइस में डायोड ओपन सर्किट की तरह एक्ट करता है। ओपन सर्किट में करंट 0 होता है बट वोल्टेज मैक्सिमम होता है। जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो सारा का सारा इनपुट का वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो गया, आगे कुछ वोल्टेज जा ही नहीं पा रहा। जब आगे कुछ वोल्टेज जा ही नहीं पा रहा तो ये 0 वोल्ट हो गया। क्लियर है आपको इसकी वर्किंग? यस सर, क्लियर है। तो अगर आप गौर से देखें तो इनपुट मेरी येलो वाली वेव फॉर्म है और आउटपुट मेरी पर्पल वाली वेव फॉर्म है। तो जो मेरी आउटपुट है, मेरी पर्पल वाली वेव फॉर्म, वो यूनिपोलर है या बाइपोलर है? सर ये रेड लग रही है मुझे। क्या लग रही है? बोले। सर यूनिपोलर है। वेरी गुड। ये आपके पास एक यूनिपोलर वेव फॉर्म है। क्यों? क्योंकि मेरे पास इसके अंदर सिर्फ सिंगल पोलैरिटी है, या तो ये पॉजिटिव है या मेरे पास ये 0 है। दिस इज नॉट गोइंग इन द नेगेटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव पार्ट। आ रही बात समझ? तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये मेरे पास एक डीसी वोल्टेज वेव फॉर्म है। बट थोड़ा सा मसला ये आता है कि काफी लोग जो है ना इसको कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि डीसी वोल्टेज का जब मैं जिक्र करता हूँ ना, तो डीसी वोल्टेज का जिक्र आते ही सब लोग समझते हैं कि भाई एक स्ट्रेट लाइन वोल्टेज होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। थियोरेटिकली स्पीकिंग डीसी वोल्टेज इज अ कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन वोल्टेज, बट इस यूनिपोलर वेव फॉर्म को भी हम एक स्ट्रेट लाइन वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग कैपेसिटर्स। आ रही बात समझ? अगर इस लोड रेजिस्टर के पैरेलल में मैं कैपेसिटर लगाना शुरू कर दूं तो कैपेसिटर बेसिकली क्या करते हैं? स्मूथिंग करते हैं। आपकी जो आउटपुट वेव फॉर्म आएगी उसके अंदर स्मूथिंग इफेक्ट करते हैं। अब मैं आपके सामने फर्ज करो मैं एक लगाता हूँ यहाँ पे एक कैपेसिटर, ठीक है? मैंने यूज किया एक पोलर कैपेसिटर। क्या यूज किया? पोलर कैपेसिटर। अच्छा, इसको मैंने स्टॉप किया, पहले इसको मैंने यहाँ कनेक्ट किया, इसको मैंने रोटेट किया, ठीक है? इसको मैंने लोड के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। एक टुंटा यहाँ गया इसका, एक यहाँ पे, ठीक है? अभी मैं इसकी वैल्यू नहीं चेंज कर रहा, मैं इसको चेक करूंगा इससे क्या फर्क पड़ रहा है। इसको मैंने डीबग किया। अच्छा, अभी इससे कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है? इसको हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। इसको मैंने स्टॉप किया, इसको मैंने कहा कि भाई तुम बन जाओ 1 माइक्रोफेरेड्स। इसको मैंने रन किया, ठीक है? अब देखें थोड़ा थोड़ा इसमें स्मूथिंग इफेक्ट आ रहा है। इसको हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, इसको हम करते हैं 1 मिली फेरेड। देख रहे हो? अब जब मैंने इसको इस तरीके से कनेक्ट किया ना तो क्या हुआ? इस कैपेसिटर ने एक फिल्टरिंग या स्मूथिंग इफेक्ट किया, और जितने भी आपके आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म में जो रिपल्स आ रहे थे, जो आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म ने उसको हम कहते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा रिपल्स थे, उस रिपल्स को हमने इस कैपेसिटर के जरिए स्मूथ आउट करके एक परफेक्ट जो है ना स्ट्रेट लाइन आ गई। अगर मैं और कैपेसिटेंस इंक्रीज करूंगा तो ये स्ट्रेट लाइन और वाजे हो जाएगी। आ रही बात समझ? तो पावर सप्लाई में क्या होता है? पावर सप्लाई जो आपके पास घरों में मोबाइल चार्जर्स होते हैं, उस छोटे से मोबाइल चार्जर के सर्किट के अंदर ये सब चीजें होती हैं। डायोड्स होते हैं, आउटपुट पे कैपेसिटर्स लगे होते हैं, ताकि आपका आउटपुट जो है वो पल्सेटिंग डीसी ना आ रहा हो, वो एक प्योर स्ट्रेट लाइन आ रही हो। समझ आ रही बात? जब मैं इस कैपेसिटर को यहाँ से हटा दूंगा तो अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूँ वो ये है कि जब मैंने इसको रन किया, इस वक्त इसके अंदर रिपल फैक्टर बहुत ज्यादा है, एंड दिस टाइप ऑफ डीसी वेवफॉर्म इज कॉल्ड अ पल्सेटिंग डीसी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इस तरीके से पल्सेस आ रही हैं। पल्सेटिंग डीसी को खत्म करना है या रिपल फैक्टर को खत्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें स्मूथिंग इफेक्ट या स्मूथिंग डिवाइस यूज करनी पड़ेगी या स्मूथिंग कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे पास एक कैपेसिटर होता है जो बेसिकली स्मूथिंग या फिल्टरिंग का काम कर रहा होता है। सारी बात समझिए, आप लोग सारी चीजें अपनी थ्योरी की क्लासेस में लाजमी पढ़ेंगे। समझ आ रही बात? सो दिस इज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। अच्छा, अब अगर फर्ज करो मैंने क्या किया, यहां तक सबको समझ आ गया? क्लियर है? यहां तक सबको समझ आ रहा है? जी सर। ठीक है।
इसको मैंने स्टॉप किया, मैंने डायोड को उल्टा लगा दिया। क्या किया? मैं डायोड को रिवर्स बायस में लगा रहा हूँ। अब क्या होगा? इसको मैंने रिवर्स बायस में लगाना है, ऐसे लगा दिया। अब मुझे कोई हिंट दे सकता है कि इसके वेवफॉर्म कैसी बनेगी? एनीवन? अभी मैं इसको ड्रॉ नहीं, मतलब मैं इसको भी आपके सामने शो नहीं करना चाह रहा, बस ये कि जो नॉलेज आपको दी है उस लिहाज से कोई मुझे बता सकता है कि इसकी वेवफॉर्म आप कैसे बनेगी? सर नेगेटिव में आएगी। वेरी गुड। किसने जवाब दिया? अनीबा। वेरी गुड अनीबा, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है कि अब जो मेरी वेवफॉर्म आएगी ना, उसमें क्या होगा कि अब मैंने अपने डायोड को कनेक्ट कर दिया रिवर्स बायस में। जब रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिया तो अब सारी चीजें जो है ना वो उल्टी जाएंगी। कैसे? इसको मैं रन करता हूँ, इसको मैंने रन किया, इसको मैंने डीबग किया। अब देखें इसकी वेवफॉर्म ऐसी हो गई। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आ रही है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है, क्योंकि डायोड रिवर्स बायस है ना, तो अब पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड को ओपन कर रही है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में कोई कंडक्शन नहीं हो रही, कोई कंडक्शन नहीं हो रही, सारा का सारा अप्लाइड वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो गया, आगे लोड पर कोई वोल्टेज जाएगा ही नहीं। जब आगे लोड पर कोई वोल्टेज नहीं जा रहा तो ये 0 वोल्ट यहाँ पर शो होगा। बट रिवर्स बायस में जब नेगेटिव पार्ट आएगा तो तब ये काम करेगा। अगर मैंने यहाँ पर -10 वोल्ट दिया है तो यहाँ पर मेरे पास -9.3 वोल्ट की पीक आ रही होगी। एंड दिस अगेन इज अ यूनिपोलर सिग्नल। क्यों? क्योंकि या तो सिग्नल 0 वोल्ट से या सिग्नल नेगेटिवली चार्ज्ड है। आ रही बात समझ? सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है वो या तो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल या सिर्फ नेगेटिव हाफ साइकिल में काम कर रहा होता है। दोनों साइकिल्स में कभी भी काम नहीं करेगा। आ रही बात समझ? तो दिस इज कॉल्ड अ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड द आउटपुट शेप इज कॉल्ड अ पल्सेटिंग डीसी शेप। पल्सेटिंग डीसी के अंदर रिपल फैक्टर या रिपल्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसको खत्म करने के लिए हम पैरेलल में कैपेसिटर यूज करते हैं। कैपेसिटर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा। ये बेसिकली आपने पढ़ा है क्या, टाउ इक्वल्स टू आरसी? इसके बारे में पढ़ा है आप लोगों ने? टाइम कांस्टेंट। जी वेरी गुड, टाइम कांस्टेंट पढ़ा है आपने इसके बारे में? यस सर। ये बेसिकली हो ये रहा होता है कि जब मैं कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रहा हूँ ना तो टाइम कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग टाइम इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं आपको बताऊं, इसको थोड़ा सा समझा के वापस, रन तो कर रहा है, इसको होता क्या है कि ये जो है ना, मतलब अगर इसको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं इस तरीके से तो ये पूरा यहाँ पर जाके इस तरीके से चार्ज हो रहा है ना, इस तरीके से। जब मैं टाइम इंक्रीज करता हूँ तो ये अपने आप को यहाँ पे इसने यूं चार्ज किया, फिर यूं डिस्चार्ज किया, फिर चार्ज किया, फिर डिस्चार्ज किया, तो करते 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 ये एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बन जाती है। ठीक है? सो दिस वाज अबाउट द हाफ वेव रेक्टिफायर। बट अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अभी हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर का काम बाकी है। ठीक है? तो मैं आपको ये बता रहा था क्योंकि मैंने लैब थोड़ी लेट शुरू की है, तो अगर आप लोगों को आपकी मैकेनिक्स की क्लास है तो जिसको जाना है वो जा सकता है, क्योंकि लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड होगा। तो इसमें मेरी ये कि आप लोग लेक्चर जो है वो बाद में देख सकते हैं। ठीक है? तो अभी क्लास खत्म नहीं हो रही है। हम LMS से आपकी वीडियो डाउनलोड नहीं कर सकते रिकॉर्डिंग? सर मैंने इतनी ट्राई की लेकिन वो डाउनलोड ही नहीं हो रही। अच्छा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, मैं तो वहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन इनेबल कर देता हूँ। जब मैं आपसे लिंक शेयर कर रहा हूँ ना, उसमें दो चीज़ें मैं चेंज करता हूँ। एक तो पास कोड प्रोटेक्शन, उसको मैं डिसेबल करता हूँ, और डाउनलोड को मैं इनेबल करता हूँ। अब वो डाउनलोड को मैं इनेबल करके जब शेयर कर रहा हूँ तो आपके अलावा भी काफ़ी बच्चों ने मुझसे कंप्लेन की कि सर वो डाउनलोड नहीं हुआ। तो खैर अभी मैं इस लेक्चर को इस लेक्चर के साथ में मैं यही करूँगा, और अगर नहीं हो तो फिर आप लोग मुझे बताइएगा। सर आप लाइव लेक्चर डाल रहे हैं, आप ना लिंक वगैरह डाल दें तो वो ज्यादा बेटर होगा, या यूट्यूब पे अपलोड कर दें सर आप तो यूट्यूब पे अपलोड करके डाल देना लिंक, हमें दे देना। ताकि फिर हमें वो चलो मैं देखता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली अगर आप देखें, हाफ वेव रेक्टिफायर की दोनों कॉन्फ़िगरेशन जो हैं वो मैंने आपके सामने अभी इसको मैंने सिमुलेट किया। ये दोनों बिल्कुल वही चीज़ें, इसके आउटपुट वेव फॉर्म भी बिल्कुल वैसे ही आ रहे हैं। अब आ जाएं थोड़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस पर। ठीक है? वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, पहली कैलकुलेशन है कि जो आउटपुट है, आउटपुट की जो पीक वैल्यू है वो है वी पीक माइनस 0.7। ये माइनस 0.7 क्यों आ रहा है? अभी अभी बताया इसकी वजह। नेगेटिव है इस वजह से। नहीं, 0.7 इसलिए आ रहा है क्योंकि डायोड का ड्रॉप कितना होता है, बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट्स होता है ना।
तो 0.7 पीक जो होती है, अगर मैं 10 वोल्ट्स दे रहा था तो 0.7 का ड्रॉप होके 9.3 वोल्ट्स आ रहा था, ठीक है। तो आउटपुट की जो पीक है वो बराबर है इनपुट की पीक माइनस 0.7 वोल्ट्स। आई बात समझ? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात ये कि आउटपुट की आरएमएस वैल्यू क्या है। आउटपुट की जो आरएमएस वैल्यू है वो बराबर है, जो भी आपने आउटपुट की पीक निकाली उसको हमने कर दिया डिवाइड बाय 2। अगर फर्स्ट करो 9.3 आ रहा तो 9.3 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 4.5 कुछ आ रहा होगा आंसर, 4.515। ठीक है, अब ये चीज भी आपके सामने वेरीफाई करते हैं कि भाई अगर आपको आरएमएस वैल्यू मेजर करनी है तो कैसे करोगे। अच्छा, वोल्टेज अगर मुझे मेजर करना होता है तो मैं क्या चीज यूज करता हूँ? बताओ। वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। एसी वोल्ट मीटर यूज करूंगा आउटपुट पर या डीसी वोल्ट मीटर यूज करूंगा? आउटपुट क्या आ रहा है, एसी या डीसी? बताएं। हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट क्या आ रहा है? सर डीसी आ रहा है। डीसी आ रहा है, ठीक है। बट मसला ये है कि डीसी इज नॉट अ प्योर डीसी लाइन। ये एक ऐसा डीसी सिग्नल है जो वेरी कर रहा है, मतलब जीरो से मैक्सिमम जा रहा है, फिर मैक्सिमम से वापस जीरो आ रहा है। सो वी विल ट्रीट इट एज एन एसी सिग्नल। और मैं जो यहाँ पर मल्टीमीटर या वोल्ट मीटर यूज करूंगा ना, वो मैं यूज करूंगा एसी वोल्ट मीटर। क्यों? अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखें हुआ क्या, अगर मैंने यहाँ पर यूज किया डीसी वोल्ट मीटर तो क्या मसला आएगा। अब आप गौर से देखिएगा, मैंने यहाँ पर यूज किया एक डीसी वोल्ट मीटर, क्योंकि आउटपुट डीसी है तो मैंने कहा यार चलो डीसी वोल्ट मीटर यूज कर लेते हैं। मसला क्या आएगा? मसला ये आएगा मुझे आउटपुट में आरएमएस वैल्यू चेक करनी है। अच्छा, इसको मैंने रन किया, ये अब देखो ये तो कुछ अजीब सा वेरी कर रहा है, मतलब ये बार बार वेरी कर रहा है। मैंने क्या किया, मैंने इसको वापस स्टॉप किया, मैंने कहा यार मैं एसी लेता हूँ, मैंने यूज किया एसी वोल्ट मीटर, ठीक है। और अब इसका बिहेवियर देखिएगा आप। अच्छा, एक सवाल है, पता नहीं आप लोगों का जवाब पता नहीं पता। मल्टीमीटर से अगर मैं एसी वोल्टेज मेजर कर रहा होता हूँ तो मेरे पास मल्टीमीटर पे जो आप लोग लैब में यूज करते हो वो मुझे आरएमएस वैल्यू देता है या पीक वैल्यू देता है? RMS. वेरी गुड, शाबाश, आरएमएस वैल्यू देता है। अच्छा, आरएमएस से पीक में कैसे जाते हैं? अगर आरएमएस वैल्यू आपके पास है सर तो आपको डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ डिवाइडेड बाय, 2। मैंने कहा मेरे पास आरएमएस है, मुझे सर पीक निकालनी है। सर मल्टीप्लाई कर देंगे हाँ, स्क्वायर किससे रूट ऑफ करते हैं? 2। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है, मतलब क्लियर है कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये है कि मेरे पास यहाँ जो एसी वोल्ट मीटर लगा है वो भी मुझे आरएमएस वैल्यू दे रहा होगा। अच्छा, इसको मैंने रन किया, सही है, ये थोड़ा सा अभी तमाशे करे बट 4 पॉइंट कुछ आ रही है वैल्यू। अब हुआ क्या, मेरे पास अगर एक कंप्लीट साइन वेव होती है ना तो उसका आरएमएस और पीक का रिलेशनशिप वही होता है जो अभी शारिक ने बताया। बट अभी मेरे पास एक परफेक्ट साइन वेव नहीं है, आई हैव अ हाफ वेव, अ रेक्टिफाइड हाफ वेव। तो इसका आरएमएस का और पीक का रिलेशनशिप क्या होता है कि अगर आपको आउटपुट की आरएमएस वैल्यू निकालनी है ना तो वो कैसे निकालेंगे, आउटपुट की पीक डिवाइड बाय √2 नहीं, डिवाइडेड बाय सिंपल 2। क्लियर है? अगर आउटपुट की पीक थी 9.3 और जब इसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आना चाहिए था, 4.5 ऐसा कुछ आना चाहिए था। तो वही यहाँ पे आ रहा है मेरे मल्टीमीटर पे। आ रही बात समझ? तो अगर मैं हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहा हूँ तो अगर पीक उसका आउटपुट पीक ऐसे निकालते हैं, आउटपुट आरएमएस ऐसे निकालते हैं। अच्छा, आउटपुट की एवरेज वैल्यू निकालें तो वो कैसे निकालेंगे, आउटपुट की पीक जो आपने यहाँ से निकाली है डिवाइडेड बाय पाई, और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.142। क्लियर है? तो ये आपने हाफ वेव रेक्टिफायर को इसी तरीके से अपने पास जो है प्रोटीएस पर इम्प्लीमेंट करना है। उसकी वैल्यूज अभी मैं आपको पूरा लैब भी समझाऊंगा तो टेंशन मत लो। इसी तरीके से आपने कैलकुलेट करनी है, इसी तरीके से आपको मेजर करनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने हाफ वेव रेक्टिफायर कर लिया, इसका मैं आपको टास्क समझा दूंगा कि किस तरीके से टास्क हो रहा है, ताकि फिर आपको कम से कम ये कि एक टास्क समझ आता है कि किस तरीके से करना है।
गौर से देखो, ये आपकी लैब है। अच्छा, लैब से पहले एक प्री लैब सेक्शन दिया हुआ है, उसका सवाल ये दिए हुए हैं, 3 सवाल हैं। पहला सवाल ये है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेक्टिफिकेशन एंड रेक्टिफिकेशन रेशियो। रेक्टिफिकेशन और रेक्टिफिकेशन रेशियो में क्या फर्क होता है ये बताना है आपको, ये आप खुद बताएंगे क्योंकि ये प्री लैब टास्क है। फिर कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ये भी आपको खुद बताना है। फिर कह रहा है व्हाट इज द पीआईवी, पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ डायोड एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये आप लोगों को खुद जवाब देना है इसका जवाब मैं आपको नहीं दूंगा। अब आ गया आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का टास्क। ये आपको टास्क करना है, सर्किट जो मैंने एज इट इज बनाया है वैसे ही आपको इम्प्लीमेंट करना है। वो क्या कह रहा है, वायर द हाफ वेव रेक्टिफायर शोन इन फिगर 1 पेइंग फुल अटेंशन टू द पोलैरिटी ऑफ डायोड। ठीक है, बी केयरफुल that your connection to 220 volts primary of the transformer and the properly connected so that you will not get a shock by accidentally touching them। जाहिर सी बात है, अगर ये चीज़ लैब में हम लोग कर रहे होते हैं तो बाकायदा हम लोग ट्रांसफार्मर यूज़ करते, ट्रांसफार्मर से आप लोग 220 वोल्ट्स लेते सप्लाई से, उसको स्टेप डाउन करते, उसके बाद जो है आगे डायोड में देते और रेक्टिफिकेशन होती। कह रहे हैं अप्लाई 220 वोल्ट्स RMS टू सेंटर टैप ट्रांसफार्मर प्राइमरी लीड्स टू वन ऑसिलोस्कोप चैनल टू सेट ऑफ डीसी कपलिंग कनेक्ट। वो भी सब चीज़ें भी रहने दें क्योंकि आप लोग डायरेक्ट प्रोटीएस पे कर रहे हो। ठीक है, तो प्रोटीएस में जैसे मैंने आपको करवाया वैसे ही आप करोगे। अब वो कह रहा है, अब मैं इसको आपके सामने जो है वो इसको हम लोग करते हैं कि भाई मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह भी टाइप करना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसने यहाँ पर फॉर्मूला दिया, मैं कह रहा है कैलकुलेट द वी पीक आउटपुट वैल्यू। पहले मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट मैंने किया, मैंने कैलकुलेट इस तरीके से किया कि यार मैंने इनपुट 10 दिया, 0.7 मेरा ड्रॉप हुआ तो मेरा वोल्टेज कितना आ गया 9.3 वोल्ट्स। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब वो कह रहा है मेजर द वीपी आउट ऑन द ऑसिलोस्कोप। ठीक है, वो मैंने आपके सामने कर लिया। कैसे किया ऑसिलोस्कोप पर मेजर, इधर गया मैं, इसको मैंने डीबग में किया, ऑसिलोस्कोप पर मेजर करना है ना, तो कैसे करेंगे, कर्सर यूज करेंगे। मैंने यहाँ पर कर्सर को इनेबल किया, एक कर्सर मैंने रखा इसके पीक पर, कितना आ रहा है 6.5, दूसरा कर्सर मैंने रखा यहाँ पर, तो मेरे पास आ गया, मैं ये आ गया मेरे पास, वो मेरा कैलकुलेटेड वैल्यू थी, ये मेरी है मेजर्ड वैल्यू। तो कितनी आ गई, एक मेरे पास आ रही है अराउंड 9.1। ठीक है, कितनी आ रही है, सॉरी 9.2। ठीक है, फिर कह रहा है मेजर द वी आरएमएस वैल्यू ऑफ वीपी बाय डीएमएम। तो मैंने मेजर कर लिया आरएमएस वैल्यू, कितनी आ रही थी मेरे पास आरएमएस वैल्यू आ रही थी 4.515। कह रहे हैं कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू। कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैलकुलेशन होती है वीपी आउट डिवाइडेड बाय पाई। तो 9.3 को मैंने डिवाइड कर दिया पाई से, 9.3 डिवाइडेड बाय 3.142 कितना आ रहा है 2.959। तो मैंने यहाँ पर कैलकुलेटेड वैल्यू लिख दी 2.959। कह रहे मेजर वी एवरेज वैल्यू बाय डीएमएम। अच्छा, शो द आउटपुट एंड इनपुट वेवफॉर्म। अब डीएमएम के जरिए हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे, वो आप जो है एक मिनट, इसमें जो है हम एवरेज वैल्यू निकालना है तो हमें डीसी वैल्यू बेसिकली चाहिए होगी इसकी। ठीक है, तो फिर इसको हम देख लेंगे अभी। ठीक है, इसी तरीके से अब आ जाएं, यहाँ पर आपने इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म स्केच करना है, स्केच कर दो। अगर स्केच नहीं करना चाह रहे तो डायरेक्ट क्या करो, इसकी ऑसिलोस्कोप की स्नैपशॉट लो और वो मुझे जमा करवा दो। सही है, इस तरीके से आपका लैब का पहला टास्क हो गया। दूसरा टास्क क्या है, अच्छा ये सवाल भी कह रहा है, सवाल कह रहा है व्हाई विल द वी पीक नॉट एग्जैक्टली बी इक्वल टू द पीक वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्यों, क्योंकि 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आता है। हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड एंड थ्योरेटिकल मीन वोल्टेज। इस तरीके से आप लोग ये सवाल सारे करके और फिर मुझे जवाब दे दीजिएगा इसका। अब है फुल वेव रेक्टिफायर, आ रही बात समझ। फुल वेव रेक्टिफायर हमने पढ़ा कि भाई हमारे पास दो टाइप के रेक्टिफायर्स होते हैं फुल वेव के अंदर।
एक होता है सेंटर टैप और एक होता है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर जिस तरीके से इसकी टर्मिनोलॉजी है, फुल वेव का मतलब ये है कि ऐसा रेक्टिफायर जो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी काम करे और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी काम करे। मतलब अगर मैं बात करूं हाफ वेव की, तो हाफ वेव तो एक साइकिल छोड़ रहा था ना, अगर जैसे अगर पॉजिटिव की बात करें तो नेगेटिव छोड़ है, अगर नेगेटिव की बात करें तो पॉजिटिव छोड़ है। बट इसमें ऐसा नहीं होता। फुल वेव रेक्टिफायर ऐसा सर्किट होता है जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी काम करता है और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी काम करता है। मतलब इसकी आउटपुट की वेव फॉर्म जो है वो कुछ इस टाइप की आई होगी आपके सामने। दिस इज अ मोर एफिशिएंट पल्सेटिंग डीसी है, तो ये भी पल्सेटिंग डीसी, बट इसकी एफिशिएंसी एज कंपेयर टू हाफ वेव ज्यादा होती है। सही है। अच्छा, इसका फिर मैंने यहाँ पे एक और चीज मतलब इसी तरीके से बनाई हुई है। फुल वेव की अगर हम बात करें तो फुल वेव दो टाइप्स के होते हैं। एक मेरे पास वो होता है जिसके अंदर सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर यूज हो रहा होगा। जिस फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर यूज हो रहा होता है ना, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो डायोड्स यूज करते हैं हम लोग, D1 और D2। ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर हम लोग यूज करते हैं 4 डायोड्स। 4 डायोड्स क्या होते हैं? 4 डायोड इस तरीके से यूज करते हैं। चार डायोड्स बेसिकली क्या होते हैं कि ये काम करते हैं पेयर्स में। पेयर्स से मुराद ये है कि D1 काम करता है D2 के साथ, D3 काम करता है D4 के साथ। सही है। इसका मतलब ये कि अगर मैं बात करूं पॉजिटिव हाफ साइकिल की, तो फुल ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर पॉजिटिव हाफ साइकिल को दो डायोड से गुजरना पड़ रहा होता है। 0.7 वोल्ट ड्रॉप इसका, 0.7 वोल्ट ड्रॉप इसका। तो इसीलिए इसके अंदर जब हम पीक निकालते हैं आउटपुट की, तो पीक होती है वी पीक इनपुट माइनस 0.7 नहीं, माइनस 1.4। क्यों? क्योंकि इस डायोड से भी गुजर रहा है और इस डायोड से भी गुजर रहा है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसके बारे में। आ रही बात समझ? तो फुल वेव रेक्टिफायर मेरे पास दो टाइप्स के होते हैं। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर जिसमें यूज हो रहा है, उसके अंदर दो डायोड्स इंस्टॉल होते हैं, और ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर 4 डायोड्स इंस्टॉल हो रहे होते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, ये मेरे पास फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट जो है वो आपके सामने मैंने शो किया हुआ है। अगर गौर से देखें, मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये मैंने आपके सामने ड्रॉ भी करता हूँ मैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने इस तरीके से काम किया है कि सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर यूज किया। सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? जिसकी एक तरफ 2 टर्मिनल्स हैं, दूसरी तरफ 3 टर्मिनल्स हो रही होती हैं इसकी। इसके अंदर हम लोग 2 डायोड यूज करते हैं। ठीक है, अब ये काम किस तरीके से करता है, इसका सर्किट मैं आप बना रहा हूँ प्रोटियस पर। ठीक है, अच्छा, इसको मैंने यहाँ से हटाया, कंट्रोल A, रीड किया। ठीक है सर। अच्छा जी, बोलो। सर, ये जो हम लैब प्रोटियस पे कर रहे हैं, अगर जब यूनिवर्सिटी खुलेगी तो कोई बाय चांस हाँ। हमें ये कोई वापस से करने को मिलेगी वहाँ? क्योंकि अब हम सीख तो कुछ नहीं पा रहे हैं प्रोटियस नहीं पे। वापस नहीं होगी लैब, बस ये हो गई तो हो गई इस पे। हो तो गई सर वैसी, एक- क्योंकि इस पे तो हाँ बोलो। इतना एक्सपीरियंस हो ही नहीं रहा हम लोगों को कि कैसे हो रही है, क्या सर नहीं हो अगर रहा हम कुछ। करना चाहें मतलब खुद अपने फ्री टाइम में, हाँ बिल्कुल कर फ्री सकते हैं, टाइम कोई में अगर मसला नहीं। प्रैक्टिस बिल्कुल कर सकते हैं, कोई करना आप चाहे लैब में, जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक फिर मिनट कर रुकिए, सकते हैं ना हम जी कर यूनिवर्सिटी में। सकते हैं। जी, तो बिल्कुल आप लैब जो है ये अपने इसमें कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, शारिक आप क्या कह रहे थे, आपको समझ नहीं आया इसमें? नहीं सर, मैं यही पूछ रहा था आपसे। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मैं ऑफिशियली नहीं करवाऊंगा, बट ये है कि अगर आपको खुद करना चाह रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं इसमें। ठीक है, तो अभी वैसे इंशाल्लाह ये है कि 1 अक्टूबर से ये लोग यूनिवर्सिटीज़ खोलेंगे, तो अभी हमारी 2 लैब्स और होंगी सॉफ्टवेयर पे। इसके बाद मतलब ये कि हम लैब नंबर 5 तक हम लोग सॉफ्टवेयर में करेंगे, उसके बाद लैब नंबर 6 से ऑनवर्ड जो है इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी के अंदर करेंगे। तो आप लोग टेंशन ना लें, ये लैब्स शुरू की तो आसान ही है। ये न्यूज़ कंफर्म है मतलब कि 1 अभी अक्टूबर तक से तो हमारे कंफर्म है, यूनिट अभी तक तो स्टार्ट हो कंफर्म जाएगी। है, फिलहाल तो कंफर्म है, क्योंकि अभी आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो ओपन हो चुकी है वैसे।
15 सितंबर से जो है वो असल में हुआ ये है कि स्प्रिंग सेमेस्टर में जो लैब्स रह गई थी ना, मतलब स्प्रिंग सेमेस्टर में जैसे मैंने आपको ईपी लैब करवाई थी, तो ईपी लैब तो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर में कर करा के सारी जो है वो ख़त्म कर दी थी, आप लोगों को मैंने ग्रेड्स भी दे दिए थे। कुछ लैब्स ऐसी थी जैसे वर्कशॉप की लैब है या और लैब्स हैं, वो होती ही सिर्फ हार्डवेयर पे, वो सॉफ्टवेयर पे नहीं हो सकती, तो फिर वो लैब्स वहाँ पर रोक दी थी। तो अभी 15 सितंबर से पहले ही 1 अक्टूबर तक वो लैब्स कवर यूनिवर्सिटी में कवर हो रही हैं जो स्प्रिंग में रह गई थी, वो एक दफ़ा कवर हो जाएंगी। फिर आप लोगों की लैब्स जो है फॉल वाले लैब्स हैं वो भी इंशाल्लाह हम यूनिवर्सिटी में करवाएंगे। सही है, क्लियर है? अच्छा, यस सर। अब मैं फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर एंड 2 डायोड्स के साथ में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर मैंने यूज किया, ट्रांस लिखा, ट्रांसफॉर्मर ये आ गया मेरे पास। सेंटर टैप वाला किधर है? सेंटर टैप वाला है ये रहा, सेंटर टैप वाला, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर विद सेंटर टैप सेकेंडरी वाइंडिंग, इसको मैंने यूज कर लिया, इसको मैंने ओके किया, इसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से लगा दिया, ठीक है। 2 डायोड्स मुझे चाहिए, डायोड्स मेरे पास पड़े गई हैं, एक ये रहा डायोड मेरे पास, ठीक है जी। अच्छा, एक दूसरा जो है वो, ठीक है, ये रहा, ठीक है जी। सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर होता कुछ इस तरीके से है कि इसका सेंटर टर्मिनल जो है ना दैट इज ग्राउंडेड। क्या होता है? उसको हम करते हैं ग्राउंड। अच्छा, इसको मैंने किया यहाँ से ग्राउंड, ठीक है जी। इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट किया, अच्छा सही है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट किया, इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट किया, अच्छा, और फिर मैंने कनेक्ट किया। अच्छा, अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछने वाला जा रहा हूँ अभी, तो आप लोग अटेंटिव रहेगा। मैंने इसको भी यहाँ से ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, इस रजिस्टर को, सही है। सेंटर टाइप के टर्मिनल को मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। मोस्ट ऑफ द सर्किट जब आप देखेंगे ना, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, कहाँ गया, ये देख रहे हो, होता ये है कि सेंटर जो फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर, उसमें होता ये है कि आप जो है ना इस रजिस्टर की जो सेकंड टर्मिनल है उसको सेंटर टैप से कनेक्ट करना होता है। तो मैंने, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर यही काम किया हुआ है। अगर ये चीज ग्राउंड है और ये चीज ग्राउंड है, इसका मतलब मैंने क्या किया हुआ है, मैंने बेसिकली किया हुआ है, मैंने इन दोनों पॉइंट्स को कॉमन किया हुआ है। आ रही बात समझ? तो इसी तरीके से अब क्या होगा, अच्छा इसको मैंने किया ओके, इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट किया, इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट किया, इसको मैंने कहा 50 हर्ट्ज, इसको मैंने कहा 220 वोल्ट्स, ठीक है जी। अच्छा, इसको अगर हम कहें, इसको हम नहीं छेड़ रहे अभी, इसको हमने एज इट इज रहने दिया, ठीक है। इसको मैंने कनेक्ट किया लोड से, इसको मैंने कनेक्ट किया, सॉरी लोड से कह रहा हूँ, सोर्स से, इसको मैंने कनेक्ट किया लोड से, इसको मैंने किया रन, डीबग, अच्छा इसको मैंने, ठीक है जी। आ रही चीज समझ आई है? अब आपका जो, अगर वेव फॉर्म गौर से देखो, तो मैं दोनों को पहले एक एक्सिस पे ले आऊं ताकि आप लोगों को जो है समझने में आसानी हो। एक को मैंने यहाँ रखा 0 पे, एक को मैंने यहाँ रखा, ठीक है जी। अच्छा, इसको जो है दोनों को 0 पे रख दिया, दोनों को मैंने AC किया हुआ है, ठीक है जी। अब गौर से देखो, दिस इज अ फुल वेव रेक्टिफायर। क्यों? क्योंकि अब अगर आप आउटपुट देखो
तो आपका आउटपुट ऐसा आ रहा है, ये देखो इस तरीके से पल्सेटिंग डीसी आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी कंडक्ट कर रहे हैं और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी कंडक्ट कर रहे हैं। समझ आ रही बात? तो दिस इज अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट जो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल एज वेल एज नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों के अंदर ये कंडक्शन कर रहा है। क्लियर है बात? सही है। तो अब इसकी भी कैलकुलेशंस आपको ऐसे ही करनी है। इस लैब में गए, अच्छा इसकी मैं आपको पहले वो समझा दूं, अपना कहाँ गया वो, इसकी भी कैलकुलेशंस को समझा दूं फिर आपको। इसमें जो है आउटपुट पीक, वी पीक आउटपुट कैसे निकालेंगे? 0.5 मल्टीप्लाई बाय वी पीक सेकेंडरी माइनस 0.7। अब गौर से देखना, इनपुट की पीक मैंने कितनी सेट की हुई थी? 220 वोल्ट्स। सही है। 220 वोल्ट्स को मल्टीप्लाई करो 0.5 से, कितना आता है? 1110। 1110 को माइनस करो 0.7 से, कितना आएगा? 109.3। तो मेरा आउटपुट का वोल्टेज कितना आ रहा है? अब मैं चेक कर लेता हूँ। कैसे चेक करूंगा? कर्सर से चेक करूंगा। ठीक है, तो कर्सर मेरा बिल्कुल यहाँ पर है। इसको मैंने चेक किया, कर्सर ऑन किया, एक को मैंने रखा यहाँ पर। ठीक है, कितना आ रहा है? अराउंड 58। ठीक है, दूसरा मैंने रखा नहीं, ये इसको एक मिनट को, इसकी पीक कितनी आ रही है चेक कर। हाँ सही है। ये देखो जरा, समझ आ रही है तुम लोगों को? साइन वेव की पीक आ रही है 108 वोल्ट्स। कितनी आ रही है? तो इनपुट साइन वेव है। इनपुट साइन वेव का मतलब ये है कि जो देखो, एक तो ये इनपुट है ना, देखो यार अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात ही कर रहे थे कि हमने यहाँ पर 220, अगर आप गौर से देखें 220 मैंने इसकी पीक रखी है ना, एम्पलीट्यूड। बट ये ट्रांसफॉर्मर के बाद कितनी आ रही है वो हम चेक कर लेते हैं जरा, वो भी हम नहीं, बल्कि 220 मैंने रखी है, तो इधर क्या ये दे रहा है? अच्छा, इसका पीक टू पीक ले रहा है ये। अच्छा समझ गया मैं कहाँ से। एक इसको नेगेटिव यहाँ भी कनेक्ट करना देना पड़ेगा। पता चाहिए इसको।
Sure. ठीक है, कितना 25 माइनस 0.7 ये तो कम है इसका। अच्छा 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 अच्छा, क्योंकि अच्छा अभी काम नहीं करते मुझे। ABC सही है। सब मेरे साथ हैं कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा कि क्या कर रहा हूँ मैं? वो सही नहीं आ रहा। नहीं आ रहा ना, समझ गया था मैं। अच्छा देखिए मैं कर ये रहा था। अच्छा वो चीज़ समझ आ गई कि किस तरीके से फुल वेव रेक्टिफायर काम कर रहा है। और आउटपुट मेरे पास फुल वेव जो आ रहा है वो पर्पल वाला वो किस तरीके से मेरे पास दोनों साइकिल्स में कंडक्ट कर रहा है, वो चीज़ समझ आ गई। यस सर। ठीक है, मैं कैलकुलेशन की तरफ आ रहा हूँ कि कैलकुलेशन जो है ना इसकी मैं असल में वो वेरीफाई करना चाह रहा हूँ आपके साथ। अच्छा अब गौर से देखो, कैलकुलेशन में वेरीफाई करने जा रहा हूँ। अगर आप उसमें देखें, इसमें हमें ये कह रहा है कि एक फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग सेंटर टैप ट्रांसफार्मर जिसके अंदर 2 डायोड्स यूज होते हैं, उसका आउटपुट पीक जो है वी आउटपुट की पीक को कैसे निकालेंगे? वो ऐसे निकालते हैं कि आपने उसका एक फॉर्मूला है, वो कैसा है 0.5 मल्टीप्लाई बाय वी पीक सेकेंडरी नॉट प्राइमरी माइनस 0.7। अब गौर से देखें, पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ये चेक करता हूँ कि मेरी प्राइमरी की पीक कितनी आ रही है साइन वेव की और सेकेंडरी की क्या पीक आ रही है, फिर उस लिहाज से मैं कैलकुलेशन करूँगा। मैंने इसमें देखा, मैंने कर्सर ऑन किया, सारे मेरे पास जीरो पे, मैंने कर्सर ऑन किया। अच्छा अगर आप गौर से देखें, येलो वाला जो है वो मेरा प्राइमरी वेव फॉर्म है, ब्लू वाला मेरा सेकेंडरी वेव फॉर्म है, पर्पल वाला मेरा आउटपुट वेव फॉर्म है। याद रखें, येलो वाला मेरा प्राइमरी वेव फॉर्म है, ब्लू वाला मेरा सेकेंडरी वेव फॉर्म है, पर्पल वाला मेरा आउटपुट वेव फॉर्म है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट वेव फॉर्म से मतलब है और सेकेंडरी वेव फॉर्म से मतलब है, प्राइमरी से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैंने फिल वक्त के लिए जो येलो वाला चैनल था उसको मैंने ऑफ कर दिया, या उसको चले मैं काम करता हूँ, इसको हम ऑफ कर देते हैं, ऑफ। ठीक है जी, इसको मैंने कर दिया ऑफ। तो अब मेरे पास वी पीक सेकेंडरी की वेव फॉर्म आ रही है और मेरे पास आउटपुट की वेव फॉर्म आ रही है, उसकी कैलकुलेशन हमें वेरीफाई करनी है। इस सिमुलेशन को मैंने किया पॉज, मैंने निकाले कर्सर और मैंने ये चेक किया कि भाई मेरा जीरो एक्सिस कहाँ है। अभी मेरा जीरो एक्सिस जो है वो बिल्कुल यहाँ पर है। ठीक है, मैं अभी पहले ब्लू वाले की पीक देख रहा हूँ कि ब्लू वाले की पीक कितनी आ रही है। ब्लू वाले की पीक अराउंड 35 वोल्ट्स आ रही है। इस फॉर्मूले में के अंदर मैंने क्या पुट किया, 35 वोल्ट्स, 0.5
मल्टीप्लाई बाय 35 कितना होता है 17.5। 17.5 को मैंने माइनस किया 0.7 से, तो मेरे पास आंसर आ रहा है अराउंड 16.8 आना चाहिए आउटपुट की पीक। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरी आउटपुट की पीक आया 16.8 आ भी रही है नहीं आ पा रही। अच्छा मैंने क्या किया, एक रखा तकरीबन यहाँ पर और एक रखा तकरीबन यहाँ पर, वो 13 आ रही है। तो 16.8 और 13 में थोड़ा बहुत फर्क है। तो मैंने कहा कि हाँ भी चलो थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है, बट माई रिजल्ट्स एंड रीडिंग्स आर वेरीफाइड। पहली रीडिंग समझ आ गई किस तरीके से निकाली है, सही है। फिर आपको निकालना है आउटपुट का एवरेज। तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय जो आउटपुट ऊपर पीक निकाली है डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। और आउटपुट आरएमएस इसका और पीक का क्या रिलेशनशिप है, इसका वही रिलेशनशिप है जो एक साइन वेव का होता है। आपका आपके पास अगर आउटपुट आरएमएस आ गया तो आपने पीक कैसे निकालेंगे, वी आउट आरएमएस बराबर है वी पीक आउटपुट डिवाइडेड बाय √2 या 1.414। ये फुल वेव रेक्टिफायर की कैलकुलेशंस है फॉर सेंटर टैप अरेंजमेंट, सही है। तो मैं आपको ये करके भी दिखा देता हूँ एक दफा। अभी वी पी का आउटपुट कितनी आ रही है 13। 13 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 1.414 से तो मेरे पास कितना आंसर आएगा, और से देखना। 13 को मैंने डिवाइड किया 1.414 से, कितना आ रहा है 9.2 आ रहा है अराउंड। तो मेरे पास अब मैं जो एसी वोल्टमीटर कनेक्ट, जी अब मैं यहाँ पे जो आउटपुट में एसी वोल्टमीटर कनेक्ट करूंगा उसके ऊपर भी इतना ही वोल्टेज आना चाहिए, सही है जी। इसको मैंने पहले स्टॉप किया, इसको मैंने यहाँ रखा, एक को यहाँ रखा और इसको मैंने कर दिया ग्राउंड। कितना होना चाहिए 9.2 अप्रोक्सीमेट, क्योंकि आपका ये हमेशा आरएमएस ही देता है। 24 दे रहा है ये तो, इसको क्या हो गया। सर क्लास लीव कर सकते हैं, वो दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई है। चले ठीक है, आप लोग जाएं, जिसको जाना है जा सकते हैं। मैं जब तक ये चेक कर रहा हूँ, इसका क्लास अभी ऑन है, जिसको जाना है वो जा सकता है। इसको वेट करता हूँ जरा। ठीक है, चेक कर लूंगा अटेंडेंस आपकी। अच्छा एक और इसको मैं और 21 35, ठीक है सही है। अच्छा 24 को मल्टीप्लाई करो √2 से, मल्टीप्लाई करो 24 ही आ रहा है, सही है ठीक है।
ये चीज़ तो क्लियर है, इसका मतलब ये है थोड़ी फाइव लेने लगेगी इसके अंदर। सही है। इसको अगर मैं यहाँ अच्छा मैं बेसिकली ये तो हो गया हमारे पास कैलकुलेशन इस तरीके से शो कर दिया आपको यहाँ पे। सही है, कैलकुलेशंस आप वेरीफाई कर लीजिएगा। अब हम करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर सेकंड वाला, वो भी मैं एक दफ़ा ड्रॉ कर लूँ फिर देखते हैं इसको क्या मसला है इसमें।
Let's go.
ठीक है जी, तो ये आपके इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म्स फुल वेव रेक्टिफायर की यूजिंग ब्रिज एंड यूजिंग द सेंटर टैप भी हम लोगों ने कर लिया है। अच्छा, इसमें से एक चीज़ चेक करनी है। Secondly, I guess. सही है। ओके ओके ओके, बंदा बन के ठीक है। तो आउटपुट जो है ना, इसकी आनी चाहिए पीक 220 के आसपास ही आनी चाहिए इसकी पीक पे। 81 volts। सही, बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। तो इन कैलकुलेशंस को आप कीजिएगा आराम से, आपको समझ आ जाएगा। कोई क्लास में बचे सब चले गए? ठीक है, तो आप लोग माहिन आप समझा दीजिएगा इनको किस तरीके से करना है। ठीक है, सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनको आप यहाँ से कैलकुलेशंस करेंगे। ये हैं बेसिकली कैलकुलेटेड वैल्यूज़, रिकॉर्डेड या मेजर्ड वैल्यूज़ यूजिंग ऑसिलोस्कोप, यूजिंग मल्टीमीटर्स। आपको अपना प्रोटीएस यूज़ करना पड़ेगा। जहाँ पे आप लोग फंस रहे हैं, जो मसला आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। तो बस ये आपका लैब टास्क के नीचे गिवन है, उस लिहाज से सारी वेव फॉर्म, सारी कैलकुलेशंस करनी है आपको। और एट द एंड एक पोस्ट लैब सेक्शन दिया हुआ है, पोस्ट लैब सेक्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसको फिर ये है कि सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत आसान है। पहला टास्क पढ़ देता हूँ। डिज़ाइन रेक्टिफायर सर्किट यूजिंग डायोड्स टेकिंग 35 वोल्ट AC एज एन इनपुट फ्रॉम अ स्टेप डाउन सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। ठीक है, डिज़ाइन योर circuit on any circuit simulation like multisim or Proteus, solder it on a Vero board. After verifying, आप सोल्डरिंग वोल्डिंग छोड़ दें, आप लोग सिर्फ इसको इस पे प्रोटीएस पे बना के मुझे सबमिट करवाएंगे। टास्क 2 में कह रहा है सिमुलेट द टास्क 1 विद एनी ब्रिज रेक्टिफायर IC इंस्टेड ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर यूजिंग डायोड। ठीक है, डायोड्स यूज़ नहीं करने, एक ब्रिज रेक्टिफायर की IC भी आती है, तो वो आपको यूज़ करनी है और रेक्टिफिकेशन करनी है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और दैट्स इट फॉर टुडे। सही है, कोई मसला हो, कोई चीज़ हो, तो आप लोग मुझसे जो है व्हाट्सएप पे लाजमी पूछ लीजिएगा। ठीक है, कोई हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ नहीं समझ आ रही, व्हाट्सएप पे आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।